बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देवर काली घोड़ी की सवारी करने का शौकीन था। मेरी घोड़ी भी काली थी। रोज कहता, भाभी आपकी घोड़ी पर कब सवारी करूंगा। मैं बच्चा समझकर चुप कर जाती और शर्म के मारे उसे कुछ न कहती। मगर एक रात इमरजेंसी बन गई। देवर को बोला तो कहने लगा, भाभी पहले काली घोड़ी। उस रात मेरे होश उड़ गए। जिसे बच्चा समझ बैठी थी वो मैं अपने देवर के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई। वो बमुश्किल 16 साल का लड़का मुझसे ऐसी फरमाइश करेगा, मेरे वहमो गुमान में नहीं था। मेरा देवर मुझे सवालिया नजरों से देखता जा रहा था। उसे मुझसे जवाब चाहिए था और मुझे तो उसकी बात ही परेशान कर गई थी। मैं क्या जवाब देती। मैंने उसे नजरअंदाज करके बात बदल दी और शुक्र किया कि घर में किसी और ने उसकी बात नहीं सुनी, वरना उसकी तो खैर ना होती। लेकिन वो ढीठ बना रहा और कुछ दिन बाद फिर से मेरे सामने वही फरमाइश करने लगा, भाभी मुझे हमेशा से काली घोड़ी की सवारी का शौक है। आप मुझे अपनी घोड़ी पर बैठने का मौका तो दें, मैं आपको खुश कर दूंगा। वो बाकायदा मिन्नतों पर उतर आया था। उसकी बात पर मुझे शदीद झटका लगा। शौक था वो भी हमेशा से, मुझे खुश कर देगा। मुझे उसकी बातें बड़ी अजीब लगी थी। मैंने उससे फिर भी लिहाज से बात की कि क्या मतलब, तुम कब से ये सब कर रहे हो। मैंने कुछ घबरा कर सवाल किया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी कि वो ऐसे शौक पालने लगा था। मैं जानती थी कि घर वालों में से किसी को भनक भी पड़ जाती तो कयामत ही बर्पा हो जाती। कोई भी इसके शौक से वाकिफ नहीं था, क्योंकि सब अभी तक उसे बच्चा समझते थे और लाड प्यार से रखते थे। उसे पढ़ाई की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए। और वो था कि न जाने किस किस्म के आवारा लड़कों में बैठने लगा था जो ये फरमाइश कर गया था। बस 2 साल हुए हैं कि मुझ में ये शौक पैदा हुआ और मैंने अपना ये शौक सबसे छुप कर खूब पूरा किया है। मगर जैसी आपकी घोड़ी है वो कभी नहीं मिली। आप मुझे एक बार इजाजत तो दे दें। वादा करता हूँ घर में किसी को नहीं पता चलेगा। वो राजदारी से बोलते हुए शरारत से आंख मारकर बोला। मैं शर्मिंदा सी हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम जानते हो, अगर कभी घर में किसी को भी तुम्हारे इस शौक के बारे में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है। मैंने उसे बड़ेपन से समझाना चाहा। मेरे शौहर बहुत सख्त मिजाज आदमी थे। अगर उन्हें अंदाजा हो जाता कि उनका छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर इन कामों में लगा हुआ है तो वो उस पर हाथ उठाने से भी गुरेज न करते। मेरी फिक्र पर वो लापरवाही से कंधे उचका गया। कहने लगा, अब आप मुझे जबरदस्ती पर उकसा रही हैं। भाभी मेरा भी वादा है आपसे, आपकी काली घोड़ी पर मैं जरूर बैठूंगा और वो करके दिखाऊंगा कि आप भी हैरान रह जाएंगी। आप मुझे बच्चा न समझें। मुझे तो लगा था कि आप मेरा साथ देंगी। किसी को पता नहीं चलेगा, बस एक बार की बात है। लेकिन आपने तो मेरी बात का मान तक नहीं रखा। उसने मुझसे दरख्वास्त की तो उसकी जिद पर मैं मजीद परेशानी में मुब्तला होने लगी। ये शौक फिर एक बार पर ख़त्म नहीं होगा। एक बार तुमने ये शौक पूरा किया तो फिर तुम रोज़ यही ख्वाहिश करोगे और तुम्हारा शौक भी बढ़ता जाएगा। तुम्हारे भाई को पता चला कि मैंने भी तुम्हारा पूरा पूरा साथ दिया है तो वो मेरा भी गला दबा देगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की जो कि नाकाम ही रह गई। नहीं भाभी, मैं आपको बार बार तंग नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ भाई को पता नहीं चलने दूंगा। रात के वक्त हमारे फार्म हाउस में कोई नहीं होता, हम वहां चले जाएंगे। बस कुछ मिनट की बात है। वो अपनी जिद पर कायम था, मगर मैं उसकी जिद पूरी नहीं कर सकती थी। मुझे खौफ था कि किसी को पता चल जाएगा। ये बात छुपी नहीं रह सकती थी। अच्छा देखते हैं, मैंने उससे जान छुड़वाते हुए कहा और घर के कामों में खुद को मसरूफ कर लिया। मुझे लगा था कि वो छोटा बच्चा है, जल्द ही ये बात भूल जाएगा। मगर उसने सिर्फ 2-3 दिन इंतजार किया और फिर से मेरे सर पर सवार हो गया। मैं अब मुश्किल में पड़ गई थी। मेरे लिए उसे टालना मुश्किल हो रहा था। ये उन्हीं दिनों की बात है कि एक रोज मुझे शाम के वक्त अपनी माँ के शदीद बीमार हो जाने की इत्तला मिली। मेरी बहन ने मुझे कॉल करके बताया कि माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और वो मुझसे मिलना चाहती हैं। मैं बहन की बात सुनकर हवास बाख्ता हो गई थी। मेरे शौहर उस रोज घर पर नहीं थे और मुझे अपनी माँ से मिले बगैर चैन नहीं आना था। ऐसे इमरजेंसी के मौके पर मुझे अपने देवर का ख्याल आया।
میں نے اپنے شوہر سے کال کر کے اجازت لی تو انہوں نے بھی اجازت دے دی کہ میں ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ جا کر اپنی ماں سے ملاؤں۔ میں نے اپنے دیور سے جا کر درخواست کی کہ وہ مجھے میری ماں سے ملوانے لے چلے، وہ بہت بیمار ہیں۔ میرے دیور نے میری مجبوری سنی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے بدلے میں فوراً اپنی شرط رکھ دی۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں آپ کو لے جاؤں گا، مگر پہلے کالی گھوڑی کی سواری، پھر کوئی اور کام۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پہلے تو مجھے اس کی شرط سن کر شدید ناگواری کا احساس ہوا، مگر پھر بچہ سمجھ کر خاموش رہی اور کچھ سوچ کر اس کی شرط مان لینے پر مجبور ہو گئی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں اکیلی چلی جاتی، مگر شام کے وقت میں اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ اگر اب اکیلی چلی بھی جاتی تو میرے شوہر بعد میں غصہ کرتے اور میرا بھی نہ جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ مجھے لے کر گھر سے نکلا اور اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر بنے چھوٹے سے فارم ہاؤس پر لے گیا۔ اسے پہلے اپنا شوق پورا کرنا تھا اور پھر مجھے میری ماں کے گھر لے جاتا۔ میں ڈری ہوئی تھی کہ یوں شام ڈھلے کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میرا دیور پرجوش تھا۔ اس رات اپنے دیور کی تیز رفتاری دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ جسے میں بچہ سمجھتی رہی، اس نے تو میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ میری جب شادی ہوئی تو میرا وہ دیور گھر بھر کا لاڈلا اور چھوٹا تھا۔ سب کو ہی وہ چھوٹا بچہ لگتا تھا۔ اس کے لیے ہر وقت خاص احتیاط اور پرواہ کی جاتی تھی۔ میرے شوہر اور ان کے بڑے بھائی میرے چھوٹے دیور کو ہر کام سے دور رکھتے اور صرف پڑھا رہے تھے۔ مجھے بھی وہ صرف ایک نٹکھٹ سا بچہ لگتا تھا۔ شروع میں تو وہ میرے سامنے آنے سے بھی جھجک جاتا تھا۔ اس کی شرم کو دیکھتے ہوئے مجھے ہنسی آتی تھی اور وہ مجھے مزید بھولا بھالا لگنے لگتا تھا۔ لیکن جب اس کی مجھ سے جھجک اتری اور کچھ دوستی ہوئی تو اس کی باتیں مجھے حیران کر گئیں۔ اس کے سب شوق اور کام بڑوں والے تھے۔ پڑھائی سے زیادہ اس کی توجہ دوسرے کاموں میں تھی۔ اتنی سی عمر سے ہی وہ خاندان کی لڑکیوں کے سامنے ہر وقت شیخیاں بھگاڑتا رہتا تھا۔ وہ پیارا بھی تھا، اس لیے سب سے توجہ پا کر نخرے میں رہتا۔ کیونکہ ہمارا دیسی سا ماحول تھا تو میری نظر میں اس کی عمر ان باتوں کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ اس عمر میں ہی اس کا لڑکیوں کے سامنے بن سنور کر رہنا اور لڑکیوں کا اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا مجھے عجیب لگتا تھا۔ پھر مجھے قصے سناتا کہ دیکھ لیں، آپ کے دیور کو ابھی سے لڑکیاں لائن کراتی ہیں۔ وہ اپنے کالر کھڑے کر کے اتراتے ہوئے کہتا۔ میں بھی اس کی بات پر ہنس پڑتی۔ اصل میں میرے ساس سسر تھے نہیں، 2 سال پہلے ہی ان کا بس کے حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ میری شادی بعد میں ہوئی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو گھر میں بس شوہر اور ایک دیور ہی تھا۔ ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے میری شادی کو۔ شوہر کافی سخت مزاج تھا۔ جب تک میرے شوہر گھر پر ہوتا تو میرے ساتھ ساتھ میرے دیور کبھی سانس روکا رہتا۔ جیسے ہی وہ کام سے جاتا تو دیور میرے سر پر سوار ہو جاتا، کبھی اسکول کی، کبھی خاندان کی تو کبھی اپنے شوق کی۔ اس کے پاس باتوں کا ذخیرہ ہوتا تھا۔ میں بھی اس کی سنتی رہتی کہ بچہ ہے، وہ بھی بن ماں باپ کا۔ ایک روز اس نے مجھ سے نہایت عجیب فرمائش کر دی۔ وہ بولا کہ وہ کالی گھوڑی کی سواری کا بہت زیادہ شوقین ہے۔ میں پہلے تو اس کی بات نہیں سمجھ پائی اور صرف سر ہلا دیا، مگر اس کے اگلے جملے پر میں بری طرح ٹھٹک گئی تھی۔ وہ میرے سر ہلانے پر بولا، بھابھی آپ کی گھوڑی بھی تو کالی ہے، کبھی مجھے اس کی سواری کا موقع دیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ مجھے اس روز سمجھ آئی کہ وہ اکثر ہی کالی گھوڑی کی باتیں کرتا تھا اور مجھے دیکھتا تھا۔ میری گھوڑی بھی کالی تھی، اس لیے وہ مجھے امید سے دیکھتا رہتا تھا کہ شاید میں اسے اجازت دے دوں۔ میں تب تو اس کی بات نظر انداز کر گئی اور بات بدل دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوق گھر کے کسی اور فرد کے کانوں میں پڑے۔ مجھے خوف تھا کہ سب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ کالی گھوڑی کی طرف اس کی توجہ میں نے دلائی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے سخت مزاج شوہر کو مجھ پر شک ہوتا تو وہ مجھے مار ڈالتے کہ میں ان کے چھوٹے بھائی کو بگاڑ رہی ہوں۔ مجھے لگا کہ میرا دیور میرا جواب نہ پا کر خاموش ہو جائے گا اور دوبارہ مجھ سے ایسی بات نہیں کرے گا، مگر وہ کالی گھوڑی کی سواری کا بہت زیادہ شوقین نکلا تھا۔ جب موقع ملتا مجھ سے منتیں کرنے لگتا، میں اسے بچہ سمجھ کر مسکرا کر ٹال دیتی۔ کچھ دن مزید گزر گئے تو وہ ضد پر اتر آیا۔ دن رات میرے گرد چکر لگاتا اور میری کالی گھوڑی کی سواری کے لیے اجازت طلب کرتا رہتا۔ میں اسے ٹال ٹال کر اور بہانے بنا بنا کر تھک گئی تھی، کیونکہ میری وہ کالی گھوڑی بہت نخریلی اور بدتمیز تھی۔ اپنے اوپر بیٹھنے والے شخص کو پل میں نیچے گرا دیتی تھی۔
मुझे यही डर लगा रहता था कि अगर देवर को चोट आ गई तो मेरी शामत पक्की है, मगर वो मुझसे जिद कर करके नहीं थक रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं अपने शौहर को इसका बताऊं ताकि वो खुद अपने भाई को संभाल ले, लेकिन फिर मैं झिझक सी गई। अगर मेरा देवर मुकर जाता तो पूरा घर मुझे बुरा भला कहता। मैं इसी वजह से किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैंने अपने देवर के सामने जाना ही छोड़ दिया। उसका शौक वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा था। उसकी जिद बढ़ती देखकर मैं घबराने लगी थी। फिर जिस रोज मेरी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ने पर मुझे उसी देवर की जरूरत पड़ी तो उसने मौके से फायदा उठाकर मुझसे अपनी जिद मनवा ली। मुझे लगा था वो बच्चा है और सवारी नहीं कर पाएगा, जल्दी थक जाएगा, मगर मेरा ख्याल उसने फार्म हाउस में जाकर गलत साबित कर दिया था। वो बज़ाहिर छोटा बच्चा निहायत तेज निकला था। अपना शौक पूरा करके जब वो लौटा तो पसीने से तर था और चेहरा जोश की सुर्खी में डूबा हुआ था। शुक्रिया भाभी, मुझे बहुत मजा आया। वो तशक्कुर से मुझे देखकर बोला और मैं इतनी गुंग थी कि उसे जवाब भी न दे पाई। वो आगे बढ़ा तो मैं भी खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। वो रास्ते में भी मुझसे मेरी उसी घोड़ी की बातें करता रहा और फिर बोला कि आपने ठीक कहा था भाभी, आज मुझे इतना मजा आया कि अब दिल चाह रहा है रोजाना अपना शौक पूरा करूं। आप भाई को मत बताना तो मैं अक्सर अपना शौक पूरा करता रहूंगा। आप मेरा साथ देंगी ना? वो अचानक बोलते हुए मुझसे वादा लेने लगा। मैंने सर हिला दिया। अब मैं मुतमईन थी। उसे देख चुकी थी कि जितना वो माहिर था कोई नुकसान नहीं कर सकता था। हम जब तक मेरे मैके में पहुंचे बहुत रात हो चुकी थी। मैं अपने देवर को उसके आराम के लिए कमरा दिखाकर खुद अपनी माँ के पास बैठ गई। मेरा देवर तो इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर गिरते ही सो गया। वो रात के खाने के लिए भी नहीं उठा। मेरी बहन ने हैरत से मुझे बताया तो मैं बात बना गई कि वो सुबह से पढ़ाई करता रहा था इसलिए अब थक गया है, जबकि खुद मुझे फार्म हाउस में जाने के बाद का मंजर याद आ गया जिसकी वजह से मेरा देवर इतना थक गया था। हमारे फार्म हाउस में घोड़ों के अस्तबल में मौजूद नस्ली और ऊंचे घोड़ों में मेरी स्याह काली घोड़ी खड़ी हुई थी। ये घोड़ी मुझे शादी के तोहफे में मेरे अब्बा ने दी थी और जब से मैं ब्याह कर आई थी मेरे देवर की नजर मेरी इस काली घोड़ी पर टिक सी गई थी। वो अस्तबल के करीब पहुंचकर पुरजोश सा मेरी काली घोड़ी पर हाथ फेर रहा था। फिर उसे खोलते हुए अस्तबल से निकाल कर मैदान में ले गया और उसकी नकील डालने लगा। मेरी घोड़ी की उठान बहुत अच्छी थी। मेरी नजर में उस जैसा नौउम्र लड़का घोड़ों की सवारी कर ही नहीं सकता था, कुजा के मेरी ऊंची लंबी घोड़ी की सवारी करता। मैं यही सोचकर उसे इजाजत नहीं देती थी और टाल मटोल से काम लेती रही। आज भी मैंने ये सोचकर इजाजत दे दी कि अव्वल तो वो सवारी कर नहीं पाएगा और अगर कर भी ली तो ज्यादा देर नहीं टिकेगा, क्योंकि मेरी घोड़ी बहुत अथरी और नखरीली थी। वो कम ही किसी को अपनी सवारी करने देती थी, मगर मेरे देवर ने निहायत महारत से उस पर सवार होकर उसे संभाल लिया था और किसी माहिर घुड़सवार की तरह वो उसकी सवारी किए उस मैदान में गोल गोल चक्कर काटता घोड़ी को भगाकर धूल उड़ा रहा था। मैं हैरत ज़दा सी उसे देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना छोटा बच्चा इतना माहिर घुड़सवार था। ये उनका खानदानी शौक था और सब भाई घुड़सवारी में माहिर थे। यकीनन ये शौक उसके खून में था, लेकिन मुझे ये खौफ भी था कि अगर ऊपर से कोई पहुंच जाता तो मेरी खैर न होती। रात के वक्त में उनके छोटे भाई को यहाँ लाकर घुड़सवारी करवा रही थी और इस बात पर मेरी अच्छी खासी क्लास लग सकती थी। कितनी देर घुड़सवारी करने के बाद मेरा देवर वापस लौटा तो पसीने से तर था। उसे ठीक ठाक देखकर मुझे हैरत के साथ साथ इत्मीनान भी हुआ। वो घोड़ी से उतरकर उसे अस्तबल में बांधता पानी पिलाने लगा। मैं हूंक से उसे देखती चली गई। मेरी माँ की तबीयत काफी संभल गई थी। अगले ही रोज हम घर वापस चले गए, मगर अब भी मेरा देवर अक्सर मुझे बताकर रात को फार्म हाउस चला जाता है और छुपकर काली घोड़ी की सवारी का शौक पूरा करता है। मेरी घोड़ी भी अब उसे पहचानने लगी थी। मैंने अपने देवर के शौक का राज रख लिया। जब वो जवान होता तो वैसे भी उसे इजाजत मिल ही जाती। कभी कभी हम बच्चा समझकर बच्चों की ख्वाहिशात को दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सराहते नहीं हैं, लेकिन अगर उनके शौक को सराहें तो शायद वो और भी कामयाब हो जाए।